नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अनिल कुमार छिपा। आज हम प्रस्ताव के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हमने प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था, प्रस्ताव की प्रकृति या लक्षण के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसे प्रस्ताव मानेंगे और किसे प्रस्ताव नहीं मानेंगे। विद्यार्थियों, कभी कभी क्या होता है कि हम अगर उसे एग्जैक्टली देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रस्ताव और प्रस्ताव का निमंत्रण या प्रस्ताव की इच्छा ये समानार्थी लगते हैं जब प्रैक्टिकल हम इस चीज़ को करते हैं। परंतु इन तीनों में अंतर है। प्रस्ताव एक अलग चीज़ है, प्रस्ताव का निमंत्रण अलग चीज़ है और प्रस्ताव की इच्छा अलग चीज़ है। तो आप इनका पता कैसे लगाओगे कि ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव का निमंत्रण है और ये प्रस्ताव की इच्छा है? तो नोट कर ले, प्रस्ताव की इच्छा और प्रस्ताव का निमंत्रण, इसे हम कभी भी प्रस्ताव नहीं मानते। अर्थात अगर आप इसको प्रस्ताव मान लेते हो और आप कोर्ट में चले जाते हो तो आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। क्योंकि प्रस्ताव एक अलग चीज़ है, प्रस्ताव का निमंत्रण और प्रस्ताव करने की इच्छा ये अलग चीज़ है। इसका एक कारण होता है विद्यार्थियों, प्रस्ताव का जो अंतिम लक्ष्य होता है। हम प्रस्ताव क्यों करते हैं? हम प्रस्ताव इसलिए करते हैं कि सामने वाला द्वितीय पक्षकार जो होगा वो हमें उस प्रस्ताव के लिए स्वीकृति प्रदान कर दे। अगर वो स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा है तो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए प्रस्ताव का लक्ष्य होता है स्वीकृति प्रदान करना, और प्रस्ताव के निमंत्रण का मतलब ये होता है कि प्रस्ताव करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना, उसको आमंत्रित करना कि आप आइए, इन चीज़ों को देखिए, समझिए, और आपको अच्छी लगती है तो इन चीज़ों को खरीदने के लिए आप हमें प्रस्ताव कीजिए। तो ये प्रस्ताव का निमंत्रण जो होता है वो केवल और केवल प्रस्ताव करने के लिए एक अभिप्रेरणा का काम करता है, एक जानकारी मात्र होता है। ये प्रस्ताव करने के लिए एक सूचना मात्र होता है। तो प्रस्ताव का निमंत्रण जो है इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, और प्लस प्रस्ताव और प्रस्ताव की इच्छा, इसमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, हम यही समझने वाले हैं कि प्रस्ताव की इच्छा क्या होती है और प्रस्ताव का निमंत्रण क्या होता है। आज हम यही पढ़ेंगे विद्यार्थियों। चलिए क्लास चालू करते हैं हमारी। हम पहला पढ़ेंगे प्रस्ताव की इच्छा। क्या होती है प्रस्ताव की इच्छा? प्रस्ताव की इच्छा होती है, प्रस्ताव की इच्छा का मतलब ही होता है कि आप किसी व्यक्ति को प्रस्ताव करना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। जैसे राम ये कहता है, राम कहता है कि मैं अपनी गाड़ी जो है, बाइक जो है 50,000 रुपये में श्याम को बेचना चाहता हूँ। तो ये उसने अपनी इच्छा व्यक्त की है। अभी उसने अपने श्याम को जाके बोला नहीं है कि क्या आप मेरी गाड़ी 50,000 रुपये में खरीदना चाहते हो क्या? वो बोल देगा। राम अगर श्याम को बोल देगा, कह देगा कि क्या आप मेरी गाड़ी 50,000 रुपये में खरीदना चाहते हो क्या? मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ। तो ये प्रस्ताव हो जाता है। परंतु अब इसने ये सोचा है कि मैं श्याम को अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, इसने अपनी इच्छा व्यक्त की है, अभी तक अपना मन बनाया है। तो ये मन बनाना, अपनी इच्छा को व्यक्त करना, ये प्रस्ताव नहीं है। ये केवल क्या है? प्रस्ताव का एक पार्ट, जो शुरुआती हिस्सा जो होता है, तो प्रस्ताव के जस्ट पहले का पार्ट होता है, वो है। ये प्रस्ताव नहीं कहलाएगा। प्रस्ताव कब कहलाएगा? जब राम जो है वो श्याम को जाके कहेगा कि मैं एक अपनी गाड़ी जो है आपको बेचना चाहता हूँ, वो प्रस्ताव कहलाएगा। जैसे हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, एक बार देख लिया विद्यार्थियों, यहाँ पर राम है, राम जो है अपने मित्रों के बीच में खड़ा है जिनका नाम है ए, बी और सी। अब राम जो है इन तीनों को कहता है कि मैं बी को अपनी एक गाड़ी बेचना चाहता हूँ। तो राम क्या कर रहा है? क्या बी को कह रहा है क्या कि मैं जो है अपनी गाड़ी आपको बेचना चाह रहा हूँ?
नहीं कह रहा है विद्यार्थी, किनको कह रहा है? ए को, बी को और सी को। अर्थात राम अपनी गाड़ी बेचने की जो इच्छा है उसको प्रकट कर रहा है किनके सामने? ए के सामने, बी के सामने और सी के सामने। ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रस्ताव करने की इच्छा कहेंगे। ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। परंतु राम अगर यही बात सीधे श्याम से कह देता, अर्थात डी से कह देता, राम अगर यही बात सीधे अगर डी से कह देता कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाह रहा हूं और डी से सहमति देता, तो ये क्या बन जाता? प्रस्ताव बन जाता। यहाँ पर वो बोल रहा है तो प्रस्ताव बन जाएगा, उसने सहमति दे दी है तो वो ठहराव बन जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रस्ताव की इच्छा जो होती है उससे हम कभी भी प्रस्ताव नहीं मानते। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, हमारा दूसरा पॉइंट है प्रस्ताव का निमंत्रण। जैसा हमने पहले इसके बारे में पढ़ लिया है, मैंने आपको बता दिया है कि प्रस्ताव का निमंत्रण जो होता है वो हमें प्रस्ताव करने के लिए अभिप्रेरित करता है। हमारे अंदर किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक ललक पैदा करता है, एक इच्छा व्यक्त प्रकट करता है कि क्या मैं ये वस्तु खरीदूं क्या। फिर व्यक्ति दुकान पे जाता है, फिर दुकानदार को बोलता है कि मैं आपकी ये वस्तु खरीदना चाहता हूँ, कितने में दोगे? ये प्रस्ताव हो गया है फिर। परंतु अगर उसने इससे पहले का काम जो है तो क्या कर रहा है कि आपको निमंत्रित कर रहा है, आपको बुला रहा है कि आप आइए, हमारे प्रोडक्ट को देखिए, इसकी जानकारी लो, इसकी क्वालिटी देखो, इसकी रेट देखो, और आपको अच्छा लगता है तो आप इसे खरीदो। तो आप जहाँ पर क्वालिटी देखने तक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है और अच्छा लगने के बाद में आप क्या करते हो? दुकान पे जाते हो, दुकानदार से बात करते हो कि मुझे ये वस्तु चाहिए, तो ये यहाँ से प्रस्ताव चालू होगा आपका। यहाँ जो आपने जो भी क्वालिटी का मेंटेन के लिए आपने जो रेट वगैरह देखी है, आपने जो कपड़ा देखा है, अगर आप कपड़े खरीद रहे हो, ठीक है, तो ये केवल क्या होगा? आपको प्रस्ताव करने का निमंत्रण मात्र कहलाएगा। जैसे हम इसके उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। मैंने बोर्ड पे यहाँ पे 10 उदाहरण लिख रखे, जो में एक बार देखने से ऐसा लगता है ये प्रस्ताव है, परंतु डीपली देखते हैं हम तो ये केवल प्रस्ताव का निमंत्रण है। अर्थात आपको किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि हमारे पास कुछ ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं, क्या आप इन वस्तुओं को खरीदना चाहते हो क्या? जब आपकी इच्छा इसको खरीदने की होगी, आप दुकान पे जाके कहोगे कि मुझे ये वस्तु चाहिए, आप कितने में दोगे? ये प्रस्ताव हो जाएगा। जानकारी देना प्रस्ताव कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 10 पॉइंट लिखे हैं मैंने, वो 10 पॉइंट जो है प्रस्ताव के निमंत्रण के उदाहरण है। हमको उदाहरण को देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है सूची पत्र। सूची पत्र का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप कहीं पर जो है कोई कपड़े खरीदने गए, ड्रेस वगैरह खरीदने गए, और वहाँ पर आपको बहुत सारी ड्रेसें दिखाई गई है। आपके सामने बहुत सारे कपड़े रख देंगे, ड्रेसेज रख देंगे, उन पर मूल्य का टैग लगा हुआ होगा, उनकी क्वालिटी के बारे में लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा। उस सूची बाई सूची आपके सामने रख देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख देंगे। तो जब वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख रहे हैं तो अर्थात वो आपके सामने उस वस्तु की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे पास ये वस्तु है और ये इतना की है और इस प्रकार से काम करती है, इसकी क्वालिटी ये है, क्या आप इसको खरीदना चाहोगे क्या? फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनमें से कोई वस्तु चूज करते हो और आपसे खरीदना चाहते हो तो आप उस दुकानदार को कहते हो कि हाँ ये वस्तु ठीक है, ये कितने की है, ये मुझे चाहिए। ये प्रस्ताव हो जाता है। यहाँ से आप जो चेक कर रहे हो, कपड़ा चेक कर रहे हो, क्वालिटी चेक कर रहे हो, उसके बारे में पूछताछ कर रहे हो, ये प्रस्ताव नहीं होगा, ये प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र है। दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों, मूल्य पर्ची। आप बड़े बड़े शोरूम में गए होंगे या अमेजन वगैरह जितनी भी ऑनलाइन कंपनी जाती है उनके बारे में आपने देखा होगा, मोबाइल में आपने देखा होगा। वो क्या करती है, कोई भी वस्तु अगर बेचती है तो उस पर मूल्य का टैग लगा देती है। जैसे आप सूट खरीदने गए हैं और सूट शोरूम के अंदर लिखा हुआ है ओनली 2700, अर्थात 2700 रुपये का ये सूट है।
तो ये आपका प्रस्ताव नहीं है, ये आपको निमंत्रण दे रहा है कि ये सूट जो है इसकी जो रेट है वो 2700 रुपये है, आप आइए और इसे खरीद सकते हैं 2700 रुपये में। ये क्या कह रहा है, मूल्य की पर्ची जो होती है, मूल्य की पर्ची वो केवल और केवल सूचना मात्र होती है, निमंत्रण मात्र होती है, प्रस्ताव का निमंत्रण होता है। जब आपने देख लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, आपने कपड़ा चेक कर लिया, फिर आप दुकानदार के अंदर जाते हो कहते हो कि ठीक है इस सूट कितने का है, तो यहाँ से चालू होगा प्रस्ताव, हमें आपका सूट खरीदना चाहती हूँ, यहाँ से चालू होगा प्रस्ताव। आपने देखा है, परखा है, मूल्य पर्ची देखी है, वो क्या कहलाएगा, प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र कहलाने वाला है। दूसरा मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल्स में वगैरह में खाना खाने जाते हो, तो जब होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहाँ पर एक आपको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में लिखा होता है कि सब्जी इतने की है, मटर पनीर की सब्जी इतने की है, चपातियाँ इतने की है, राइस इतने के, तो वो सारा जो रेट भी लिखा होता है, उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई होती है। तो अर्थात वो जो कार्ड है वो क्या प्रस्तुत कर रहा है, वो ये प्रस्तुत कर रहा है कि हमारे होटल या रेस्टोरेंट में ये सामग्रियाँ, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, इनकी ये रेट है और ये इतने रुपए में, इतनी क्वांटिटी में आने वाले। अर्थात हमें क्या दे रहा है, वो जानकारी दे रहा है। आप उनमें से कोई सी चीज़ को सेलेक्ट करो और बोल दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या आप ले आओ। जहाँ से प्रस्ताव चालू हो जाता है कि आप ये चीज़ पसंद है, आप ये चीज़ हमारे लिए लेकर आ जाइए। मेन्यू कार्ड हो गया विद्यार्थियों। बिक्री विज्ञापन। बिक्री विज्ञापन आप देख लेते हैं, हम सब टीवी देखते हैं, टीवी में हम क्या देखते हैं, हम टीवी में यही देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो होगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, एफएम वगैरह है इनके माध्यम से, नेट के माध्यम से, पंपलेट वगैरह है इनके माध्यम से हमें उस कंपनी की वस्तुओं की जानकारी देता है। हमारे पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं तो ये कार्य करते हैं, आप इतने रुपए की है, वो हमें जानकारी देता है। फिर हम दुकान पे जाके वो वस्तु मांग लेते हैं, तब प्रस्ताव करते हैं कि मुझे ये वस्तु चाहिए, तो प्रस्ताव दुकान पे जाके मांगने से चालू होगा। और टीवी में जो एड आ रहा है ये क्या कहलाएगा, विज्ञापन कहलाएगा, अर्थात प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र कहलाएगा। वो हमें अभिप्रेरित करता है कि आप आइए और हमारी कंपनी की वस्तु को खरीदने के लिए हमसे प्रस्ताव करिए। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से पूछताछ करना या पूछताछ करने के बाद में उत्तर देना। हम कई बार हमारे मन में विचार आता है या हम ये कह देते हैं कि दिवाली के टाइम पर जो है हमें गाड़ी लेनी है। अब गाड़ियों की बहुत सारी कंपनियां हैं, हम क्या करते हैं, सारी कंपनियों में जाके, सारे शोरूम जो होते हैं उनमें जाके पूछताछ करते हैं कि कितने लीटर की गाड़ी कितने की आ रही है, डीजल में कितनी आ रही है, पेट्रोल में कितनी आ रही है, उसका एवरेज क्या है। हम पूछताछ करते हैं, वो हमें उत्तर देता है। ठीक है, जो उत्तर दे रहा है हमें, वो उत्तर क्या है, प्रस्ताव का निमंत्रण है। ये प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि हमें जानकारी दे रहा है गाड़ी के बारे में, हमें बता रहा है और हमें अभिप्रेरित कर रहा है उस गाड़ी को खरीदने के लिए। जब आपको सारी चीज़ें समझ में आती है और आपको गाड़ी पसंद आ जाती है, उसका माइलेज पसंद आ जाता है, तो आप उसे कहते हो ठीक है, आप मुझे ये गाड़ी बेच दीजिए। ये प्रस्ताव हो गया है। यहाँ से जानकारी लेना या पूछताछ करना ये प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र होता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, क्रय विवरण। क्या होता है क्रय विवरण, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। क्रय विवरण जो होता है, कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने अंशों का निर्गमन करना चाहती है। तो जैसे मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मैं आपको अपने अंशों का, कंपनी के अंशों का निर्गमन करना चाहता हूँ, तो बिना डिटेल पढ़े, बिना कंपनी के बारे में कुछ जाने, क्या आप मेरी कंपनी के अंश खरीदोगे? क्या नहीं खरीदोगे ना? तो आपके पास ऐसे बुकलेट होनी चाहिए जो कंपनी छापती है, जिसमें कंपनी की मुख्य चीज़ें, मुख्य जानकारी है वो लिखी हुई होती है, जिसको आप पढ़ो, समझो, फिर आपको अच्छी लगती है तो फिर आप मुझसे शेयर खरीदने का प्रस्ताव करो। तो ये क्रय विवरण जो होता है वो क्या कर रहा है, कंपनी के बारे में जो शेयर खरीदना चाहने वाले व्यक्ति है, जो शेयर को खरीदना चाहते हैं, वो उनको जानकारी प्रदान कर रहा है
ऐसी बुकलेट जो होती है जानकारी प्रदान करती है कंपनी की तरफ से इनको जो नए शेयर खरीदना चाहते हैं। तो इस बुकलेट होगी, ऐसे जो प्रोस्पेक्टस होगा वो कहलाता है क्रय विवरण। क्रय विवरण कंपनी का विवरण, छोटा विवरण जो होता है वो कंपनी का एक संक्षिप्त विवरण होता है, जो सामान्य जो शेयर होल्डर जो हैं, जो हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहे हैं, उनको कंपनी की रूपरेखा के बारे में, उसकी छोटी मोटी जो विशेष तौर पर जो बड़ी जानकारियाँ होती है वो बताता है। तो ये क्या है, केवल शेयर को खरीदने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए ये एक कंपनी की तरफ से निमंत्रण मात्र होता है। ये कंपनी का निमंत्रण मात्र होगा, इसका प्रस्ताव का निमंत्रण। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, बीमे का विज्ञापन। आपके घर पर बीमा करने के लिए एजेंट आते नहीं आते, या टीवी के अंदर बीमा करने के जो एड आते नहीं आते, ये क्या है? क्या आप किसी एजेंट को बुला रहे हो तो क्या आपको बीमा करवाना ही पड़ेगा कैसे? या आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आपको पसंद आता है तो आप बीमा करवाइए, और आपको पसंद नहीं आता तो आप बीमा मत करवाइए, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जो है, आप जिस टाइप का बीमा करवाना चाहते हो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता है कि आप अगर ये पॉलिसी लेते हो तो आपको इतना प्रीमियम भरना पड़ेगा और आपके फ्यूचर में ये बेनिफिट होंगे, और अगर आप ये वाली पॉलिसी लेते हो तो इसमें आपको ये प्रीमियम देना होगा और आपको ये बेनिफिट होंगे। ये जो होता है बीमे का विज्ञापन, वो केवल बीमा करने के लिए, बीमे का जो एजेंट होता है वो केवल क्या काम करता है, आपको उस कंपनी से बीमा करने का प्रस्ताव के लिए आपको अभिप्रेरित करता है, आपको जानकारी देता है, ठीक है विद्यार्थियों। ये कहलाता है बीमे का विज्ञापन। ये क्या है? एक प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र। अगला आता है लोकवाद की सूची या लोकवाद की सारणी। हम किसी भी बस स्टॉप पे देखते हैं या रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कि वहां पर गाड़ियों का टाइम टेबल लगा हुआ होता है, तो क्या वो प्रस्ताव है? क्या नहीं है ना विद्यार्थियों। वो क्या है? वो आपको जानकारी दे रहा है और आपको अभिप्रेरित कर रहा है कि हमारी गाड़ी दिल्ली से जयपुर जो है सुबह 10 बजे निकलेगी। तो आपको क्या कर रहा है? प्रस्ताव करने के लिए, अर्थात टिकट खरीदने के लिए आपको अभिप्रेरित कर रहा है, ताकि आप कंपनी का, रेल का टिकट खरीद लें, आप बस का टिकट खरीद लें और आप यहाँ पर आ जाएं। तो ये क्या कहलाएगा? प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र कहलाता है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे चलते हम। रिक्त पदों के लिए आवेदन। रिक्त पदों के लिए आवेदन, अर्थात किसी कंपनी में कोई जगह खाली है, नौकरियों के लिए पद खाली है, तो कंपनी क्या करती है, या गवर्नमेंट के पद खाली है, जैसे कांस्टेबल की भर्ती निकालना, तो कांस्टेबल जो होता है उनके 5000 पदों की भर्ती है मान लो आप, तो गवर्नमेंट क्या करती है, भर्ती के लिए आमंत्रण देती है, विज्ञप्ति निकालती है। वो विज्ञप्ति क्या होती है? वो मात्र आपको जानकारी दे रहा है कि हमें राजस्थान गवर्नमेंट को 5000 कांस्टेबलों की आवश्यकता है। वो विज्ञप्ति दे रहा है आपको और आपको अभिप्रेरित कर रहा है कि आप उसका फॉर्म भरो। तो फॉर्म भरोगे तो वो प्रस्ताव में आ जाएगा, परंतु विज्ञप्ति आपको जानकारी देना वो प्रस्ताव में नहीं आएगा। जिसे हम क्या कहते हैं? रिक्त पदों के लिए आवेदन करना। रिक्त पदों के लिए आवेदन कर रहे हो, जब तक आपका आवेदन सिलेक्ट नहीं हो जाता है वहाँ पर, जब तक आपकी वहाँ पर अनुमति नहीं हो जाता है, ठहराव नहीं हो जाता है, तब तक वो प्रस्ताव नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर आपने प्रस्ताव किया और सामने व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, फिर वो ठहराव बन जाता है। तो प्रस्ताव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सहमति प्राप्त करना। सहमति नहीं मिली तो आपका प्रस्ताव क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा विद्यार्थी? देखेंगे, राम श्याम से कहता है कि आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो क्या? श्याम कहता है कि मुझे आपकी गाड़ी नहीं खरीदनी। तो बताइए, राम के द्वारा जो प्रस्ताव किया गया था, अब उसका क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रहा, वो व्यर्थ हो गया ना वो। लेकिन अगर श्याम कहता है कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो दो या दो से अधिक पक्षकार किसी एक ही बात को लेकर सहमत हो जाते हैं तो ठहराव बन जाता है, फिर तो वो भी लीगल हो जाता है वहाँ। ठीक है विद्यार्थियों, आगे आता है नीलामी का विज्ञापन।
नीलामी का विज्ञापन हमने काफ़ी बार टीवी के अंदर, मूवीज़ के अंदर नीलामी के बारे में पढ़ा है, सुना है और देखा भी है। न्यूज़पेपर में भी नीलामी का विज्ञापन आता है। नीलामी के विज्ञापन का मतलब जो होता है कि आज जो है यहाँ पर इस बिल्डिंग की या इन सामग्रियों की नीलामी होने वाली है, ऐसा अखबार में छाप देते हैं। या व्यक्तिगत रूप से कम लोगों को बुलाना होता है तो व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर देते हैं, उनको निमंत्रण दे देते हैं, अर्थात उनको जानकारी देते हैं कि यहाँ पर इतनी बजे इन चीज़ों की इन विभागों में निमंत्रण होने वाला है, अर्थात नीलामी होने वाली है। तो ऐसी सूचना देना। अब सूचना क्यों दे रहे हैं? ताकि वो अभिप्रेरित हो उस नीलामी की वस्तु को खरीदने के लिए, और वो नीलामी की वस्तु को खरीदने के लिए आएंगे और प्रस्ताव करेंगे कि मैं खरीदना चाहता हूँ, कितने में बेचोगे, तो वो प्रस्ताव कहलाएगा। लेकिन सूचना देना क्या कहलाएगा? मात्र प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र कहलाने वाला है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने आज जो पढ़ा है प्रस्ताव की इच्छा क्या होती है, प्रस्ताव का निमंत्रण क्या होता है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो ध्यान लगा के इसको पढ़िए। ये आपके 5 ईयर ओल्ड पेपर में भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा। तो उसे पढ़े, समझे और अच्छी तरह से कंफर्म करें।